हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू असेंशन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6th जियोग्राफी का 8th चैप्टर जिसका नाम है इंडिया क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। यानी कि हमारे हिंदुस्तान में क्लाइमेट कैसा रहता है, गर्मियों में कहाँ कितनी गर्मी पड़ती है, सर्दियों में अलग अलग जगहों में कितनी सर्दी पड़ती है, बारिश के मौसम में कहाँ कहाँ कितनी बारिश होती है, हमारे देश में वेजिटेशन कैसा है यानी कि अलग अलग इलाकों में किस तरीके के जंगल पाए जाते हैं, उन जंगलों में कैसे अलग अलग तरह के पेड़ होते हैं, और वाइल्ड लाइफ के बारे में यानी कि उन जंगलों में कौन कौन से अलग अलग तरह के जीव जंतु रहते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि वेदर यानी कि मौसम क्या होता है, सीजन यानी कि ऋतु क्या होती हैं, और क्लाइमेट क्या होता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमारे देश इंडिया का वेदर, सीजन और क्लाइमेट्स कैसे रहते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से वेजिटेशन या फॉरेस्ट या कह लीजिए जंगल हो पाए जाते हैं पूरी दुनिया भर में, और हम डिस्कस करेंगे खास तौर पे उन जंगलों के बारे में जो हमारे देश में पाए जाते हैं, और इतने तरह के जंगलों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये वेदर यानी कि मौसम क्या होता है। तो आप लोग अपनी जिंदगी में ये चीज देखते होंगे कई बार कि आप बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि आसमान साफ है, सूरज निकला हुआ है और बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। तो कहा जाएगा कि उस दिन का मौसम कैसा है, उस दिन मौसम गर्म है। और हो सकता है कि उसी दिन या अगले दिन आप जब बाहर निकलें तो आप ये देखें कि आसमान में बादल हो गए हैं, बारिश हो गई है और हवा चल रही है, थोड़ी ठंडी हवा। तो आपसे पूछा जाएगा कि मौसम कैसा है, तो आप कहेंगे कि मौसम आज थोड़ा सा बादलों वाला है, बारिश हुई है, थोड़ी ठंडी हवा चल रही है। अब हो सकता है कि आप उसके अगले दिन जब बाहर जाएं तो आप फिर से देखें कि आसमान बिल्कुल सुहाना हो रखा है, आसमान साफ है, सूरज निकला हुआ है, गर्मी हो रही है और थोड़ी सी उमस भी हो रही है। तो आपसे पूछा जाएगा कि मौसम कैसा है, तो आप ये कहेंगे कि मौसम थोड़ा गर्म है और आज उमस हो रही है। तो इस तरीके से आप ये चीज देख सकते हैं खुद अपनी जिंदगियों से कि मौसम जो होता है वो हर दिन के लिहाज से बदल सकता है। एक दिन कुछ मौसम, क्या पता अगले दिन मौसम थोड़ा सा बदल जाए। और दिनों के लिहाज से तो छोड़िए, मौसम एक ही दिन के अंदर भी बदल सकता है। हो सकता है कि सुबह मौसम अच्छा हो रहा हो और शाम के टाइम बहुत तेज हवाएं चलने लग जाएं, क्या पता तूफान आ जाए। और इसी तरीके से आप ये भी देख सकते हैं कि दिन के टाइम पे मौसम थोड़ा गर्म होता है और रात के टाइम में मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। तो मौसम दिन के अंदर भी बदल सकता है और अलग अलग दिनों के दौरान भी बदल सकता है। तो अब इस चीज को डेफिनेशन में देखते हैं, वेदर की डेफिनेशन क्या है। द डे टू डे चेंजेस इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर आर नोन कलेक्टिवली एज वेदर। वेदर चेंजेस ऑफन विद इन अ डे। अब यहाँ एक टर्म आया है एटमॉस्फेयर। इसका क्या मतलब है? तो हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ के चारों तरफ एक हवा की लेयर है। इस हवा की लेयर में ही हम अभी खड़े हैं और हम जो सांस ले रहे हैं इस हवा की लेयर में से ही आ रही है वो सांस। और ये जो हवा की लेयर है, इस हवा की लेयर में ही तमाम जीव जंतु जिंदा रह पाते हैं। और मौसम से जुड़ी जितनी भी चीजें होती हैं, चाहे ठंडी हवाओं का चलना या गर्म हवाओं का चलना या बारिश का होना, बर्फ गिरना, ये सब तमाम चीजें इस हवा की लेयर या एटमॉस्फेयर के अंदर ही होता है। तो इस एटमॉस्फेयर से जुड़ा है किसी भी जगह का मौसम। तो इस वजह से ये डेफिनेशन बनी कि डे टू डे चेंजेस यानी कि हर दिन में होने वाले बदलाव जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में होते हैं, कि गर्मी बढ़ गई या गर्मी कम हो गई, बारिश हो गई, ऐसे चेंजेस को कहा जाता है वेदर। और ये वेदर ऑफन चेंजेस विद इन अ डे, और ये वेदर अक्सर चेंज होता रहता है। इट चेंजेस ऑफन इवन विद इन अ डे, यानी कि एक दिन के अंदर भी बदल सकता है। इट इंक्लूड्स चेंजेस इन टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सनशाइन। अब मौसम कहते हैं कि मौसम बदल रहा है, तो इसके फैक्टर्स क्या हैं, क्या चीजें एक्चुअली बदलती हैं जब हम कहते हैं कि मौसम बदल रहा है। तो टेम्परेचर यानी कि तापमान क्या पता बढ़ जाए, थोड़ा सा घट जाए, क्या पता बारिश हो जाए। और सनशाइन यानी कि कितनी देर तक धूप निकल रही है। इसके बाद ये फैक्टर तो आपकी बुक में दिए हैं, कुछ फैक्टर्स और होते हैं जैसे कि हवाएं कितनी चल रही हैं, ह्यूमिडिटी कितनी हो रही है, उमस कितनी हो रही है। और ये चीजें डिपेंड करती हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे।
और ये चीज हम अभी यहाँ क्लास 6 के लेवल पे डिस्कस नहीं करेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th की जियोग्राफी में। तो अब हम डिस्कस करते हैं सीजन्स के बारे में कि ये सीजन्स क्या होते हैं और हमारी अर्थ में इतने अलग अलग तरह के सीजन्स या ऋतुएं कैसे बन पाती हैं। तो किसी भी जगह में अगर एक ही तरह का मौसम कई हफ्तों तक या कई महीनों तक रहे तो कहा जाएगा कि उस चीज का सीजन चल रहा है। अब जैसे कि अगर किसी जगह में गर्मी पड़ रही है और लगातार कई हफ्तों तक या महीनों तक गर्मी पड़ती रहे तो कहा जाएगा ये गर्मी का सीजन चल रहा है या ये ग्रीष्म ऋतु चल रही है। इस तरीके से लगातार बारिश होते रहे तो कहा जाएगा कि बारिश का मौसम या बारिश का सीजन चल रहा है। और हमारी अर्थ में लाइफ सरवाइव कर सके, सस्टेन कर सके, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अलग अलग सीजन्स आते रहें किसी भी जगह में। क्योंकि अगर किसी जगह में गर्मी हो रही है और लगातार महीनों तक, सालों तक गर्मी पड़ती रहे उस जगह में, तो उस जगह में पानी कम होने लग जाएगा और लाइफ सरवाइव नहीं कर पाएगी। किसी जगह में अगर ठंडक हो रही है और हमेशा वहाँ ठंडक ही होती रहे तब भी वहाँ लाइफ सरवाइव नहीं कर सकती है। तो इस वजह से हमारी अर्थ में लाइफ सरवाइव कर पाए और इवॉल्व कर पाए, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी जगह में अगर गर्मी पड़ रही है तो थोड़े टाइम के बाद वहाँ बारिश हो जाए, थोड़े टाइम के बाद वहाँ थोड़ी सर्दी हो जाए, कि एक बैलेंस बना रहे, कि तमाम कंडीशंस एक सही तरीके से बनी रहे कि यहाँ लाइफ सरवाइव कर सके। तो अब सवाल उठता है कि ये सीजन्स बनते कैसे हैं। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि सीजन्स इस तरीके से बनते हैं कि जब हमारी अर्थ हमारे सन के थोड़ा पास आ जाती है तो गर्मियों का सीजन आता है, और हमारी अर्थ सन के जब थोड़ा सा दूर चली जाती है तो सर्दियों का सीजन आता है। जबकि ऐसा नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो जब गर्मियों का सीजन होता है जून जुलाई के महीने में, तो जून जुलाई के महीने में हमारे सन से हमारी अर्थ जितने डिस्टेंस पे रहती है, दिसंबर जनवरी के आसपास जब सर्दियों का टाइम है उस टाइम पे हमारी अर्थ थोड़ा ज़्यादा पास होती है सन के, और वो भी थोड़ा बहुत नहीं, करीब 5 लाख किलोमीटर्स हमारी अर्थ सन के ज़्यादा पास होती है दिसंबर जनवरी के टाइम। तो हमारी अर्थ सूरज से कितना दूर है या पास है, इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि सीजन्स कैसे बनते हैं। तो सीजन्स बनने का वजह क्या है? तो हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ हमारे तारे के चारों तरफ घूमती है, चक्कर लगाती है, और हमारी अर्थ को हमारे सन के चारों तरफ एक पूरा चक्कर लगाने में 12 महीने लगते हैं, या यूं कह लीजिए 1 साल लगता है। अब इस पूरा एक चक्कर लगाने के दौरान कई महीने ऐसे होते हैं जब हमारी अर्थ का जो सदर्न हेमिस्फीयर है या सदर्न हिस्सा जो है उसमें सूरज की किरणें ज़्यादा पड़ती हैं, और इस वजह से जो सदर्न हेमिस्फीयर में दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है, और सूरज की किरणें ज़्यादा पड़ती हैं साउथ हेमिस्फीयर में। और एक ऐसा टाइम आता है, और ये टाइम आता है 21 दिसंबर के आसपास, कि जो ओवरहेड सन है, यानी कि हमारी अर्थ का वो हिस्सा जहां पे सूरज की किरणें एग्जैक्टली 90 डिग्री पे पड़ रही हैं, और इस वजह से सूरज की किरणें सबसे ज़्यादा गर्मी पैदा कर रही हैं हमारी अर्थ में, वो हिस्सा होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये है साउथ हेमिस्फीयर में। और ये चीज़ हो रही होती है 21 दिसंबर को। तो इस वजह से, क्योंकि साउथ हेमिस्फीयर में दिन बड़ा हो रहा है, सूरज की किरणें लगातार 90 डिग्री पे पड़ रही हैं, इस वजह से साउथ हेमिस्फीयर में गर्मी का सीजन होगा। और इसी टाइम पे अगर आप नॉर्थ हेमिस्फीयर को देखिए तो वहाँ सूरज की किरणें थोड़ी कम पड़ती हैं, वहाँ पे दिन थोड़ा छोटा होता है, रात बड़ी होती है, और क्योंकि सूरज की स्ट्रेट रेज नहीं पड़ पाती हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर में, इस वजह से नॉर्थ हेमिस्फीयर में उस टाइम सर्दी का मौसम होता है। तो इस चीज़ से आप ये समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारी पूरी अर्थ में एक साथ गर्मी या एक साथ सर्दी होती है, ऐसा नहीं है। जब 21 दिसंबर में नॉर्थ हेमिस्फीयर में रहने वाले हम लोग सर्दी से ठिठुर रहे होते हैं, उस टाइम पे साउथ हेमिस्फीयर में गर्मियां पड़ रही होती हैं। अब इसके बाद वक्त आगे गुजरता है, हमारी अर्थ सूरज के चारों तरफ घूमते रहती है, और घूमते घूमते फिर एक टाइम आता है कुछ महीनों के बाद, और ये टाइम आता है 21 मार्च। 21 मार्च के आसपास जो ओवरहेड सन है वो पूरा सीधा होता है इक्वेटर के ऊपर। अब इस टाइम पे
हमारे अर्थ का जो नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर दोनों में सूरज की जो रोशनी है वो बराबर पड़ती है, और इस वजह से नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर दोनों में उस टाइम पे दिन और रात बराबर होती है इस दिन में। तो इस वजह से 21 मार्च को कहा जाता है इक्विनॉक्स डे, यानी कि दिन और रात बराबर हैं वहां पे। अब क्योंकि सूरज ओवरहेड सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से इक्वेटर की तरफ आया है, साउथ हेमिस्फीयर से इक्वेटर की तरफ, तो साउथ हेमिस्फीयर में आहिस्ते आहिस्ते थोड़ी ठंडक बढ़ रही है और नॉर्थ हेमिस्फीयर में आहिस्ते आहिस्ते थोड़ी गर्मी बढ़ रही है। थोड़ा सा वक्त आगे गुजरता है, अब टाइम आता है 21 जून। ये ओवरहेड सन ऊपर चढ़ते चढ़ते आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जस्ट ऊपर, और यहां तक आते आते नॉर्थ हेमिस्फीयर में अब गर्मी पड़ने लगी है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में दिन ज्यादा बड़ा हो रहा है, रात छोटी हो रही है, और जबकि अगर आप साउथ हेमिस्फीयर की बात करें, साउथ हेमिस्फीयर में अब कम रोशनी पड़ रही है और वहां दिन छोटा हो रहा है, रात बड़ी हो रही है, और साउथ हेमिस्फीयर में अब सर्दियों का टाइम है। तो 21 जून के आसपास नॉर्थ हेमिस्फीयर में जब गर्मियां पड़ रही हैं तो साउथ हेमिस्फीयर में सर्दियां पड़ रही हैं। और ये जो दिन होते हैं 21 दिसंबर, इस दिन को कहा जाता है सॉल्स्टिस। साउथ हेमिस्फीयर में उस दिन सबसे बड़ा दिन होता है, रात सबसे छोटी होती है, और 21 जून इसको भी सॉल्स्टिस कहा जाता है। और क्योंकि हम दुनिया को देखते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर की नज़र से, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी पावर सेंटर्स हैं वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में हैं, दुनिया इस नज़र से देखने को बनाई गई, तो इस वजह से 21 जून इसको कहा जाता है समर सॉल्स्टिस, और 21 दिसंबर को कहा जाता है विंटर सॉल्स्टिस। अब यहाँ पे इसके बाद 21 जून में ओवरहेड सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है। इसके बाद वक्त थोड़ा सा आगे बढ़ता है, अब जो सूरज है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से दोबारा नीचे की तरफ जाना शुरू होता है इक्वेटर की तरफ, और 21 अक्टूबर को दोबारा से फिर इक्विनॉक्स होता है, और अब दोबारा से नॉर्थ साउथ हेमिस्फीयर दोनों में बराबर रोशनी पड़ती है। इसके बाद सूरज फिर से जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ, अब साउथ हेमिस्फीयर में गर्मी पड़ेगी और नॉर्थ हेमिस्फीयर में सर्दी पड़ेगी। तो इस तरीके से गर्मियों और सर्दियों का सीजन चेंज होता है ओवरहेड सन के मुताबिक, कि हमारी अर्थ सन के चारों तरफ गोल गोल घूमते हुए किस तरीके से हमारे अर्थ में अलग अलग सीजन्स बन रहे हैं। और ये जो चीज होती है ओवरहेड सन का, ये जो मूवमेंट है, इस चीज को कहते हैं एनालीमा। और इस चीज को आप अपनी रियल लाइफ में देख सकते हैं कि अगर आप किसी एक जगह से आप सूरज की फोटो खींचिए कि सूरज कहाँ है आसमान में, और उसी टाइम पे उसी जगह पे अगले दिन फिर से आप सूरज की फोटो खींचिए, और ऐसा आप साल भर करिए, और सारी फोटोज जब आप लगाएंगे तो आप ये देखेंगे कि साल भर में सूरज का मूवमेंट एक 8 के फिगर में हुआ है। आप खुद देख सकते हैं कि सूरज किस तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक गया, उसके बाद वापस लौटा इक्वेटर, फिर से गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और फिर से वापस लौटा इक्वेटर में। और ये जो 8 का फिगर बन रहा है, ये जो एनालिमा है, ये हमारी पूरी अर्थ में अलग अलग शेप में बनेगा, डिपेंड करता है कि वो जगह कौन सी है। तो अभी तक आपको आइडिया लग गया होगा कि सीजन्स इस तरीके से बनते हैं जब हमारी अर्थ का एक हेमिस्फीयर, उसमें ज्यादा रोशनी पड़ती है और डायरेक्ट रोशनी पड़ती है, क्योंकि डायरेक्ट रोशनी पड़ेगी तभी हमारी अर्थ उस गर्मी को सोखेगी। और इस तरीके से फिर एक हेमिस्फीयर में समर्स होते हैं, और जबकि दूसरे हेमिस्फीयर में जहां थोड़ी सी कम लाइट पड़ रही है और थोड़े लोअर एंगल में पड़ रही है, जब टेढ़ी लाइट पड़ती है लोअर एंगल पे, तो हमारी अर्थ उस रोशनी से गर्मी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो उस हेमिस्फीयर में उस टाइम पे विंटर्स या सर्दियों का टाइम होता है। अब क्योंकि हमारे पूरे अर्थ में अनइवन हीटिंग हो रही है, कोई जगह थोड़ी ज्यादा गर्म है, कोई जगह कम गर्म है, इस वजह से अलग अलग तरीके से प्रेशर बेल्ट्स बनती हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। इसी तरीके से हवाएं चलती हैं, मॉइस्चर को लेके ये जो हवाएं हैं ये एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, बारिश लेते हुए जाती हैं, और इस तरीके से बारिशों के अलग अलग पैटर्न्स चलते हैं पूरी दुनिया में। और फाइनली इसी तरीके से सब कुछ मिला के सीजन्स और क्लाइमेट तय होते हैं पूरी दुनिया के। और सीजन्स और क्लाइमेट्स
से ही फिर तय होते हैं कि हमारी दुनिया में पेड़ पौधे या जंगल कैसे डेवलप होंगे। अब इस चीज का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। अब जैसे हमारी अर्थ के ट्रॉपिकल एरियाज हैं, ये जैसे हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ में ये रहा इक्वेटर बीच से गया है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और साउथ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो बीच में ये जितना एरिया है इसे कहेंगे ट्रॉपिकल एरिया। अब क्योंकि ये ओवरहेड सन जो है ये इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक आता है, फिर वापस आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक और उसके बाद फिर से इक्वेटर, तो ओवरहेड सन बस इतने से डिस्टेंस में चलता है हमारी अर्थ पे। तो ये जो ट्रॉपिकल एरिया है इसमें चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो, यहाँ पे सोलर रेडिएशन में डिफरेंस जो है बहुत कम होता है और जो एंगल है, किस एंगल पे ये किरणें पड़ रही है, एंगल भी बहुत कम होता है। इस वजह से यहाँ का टेम्परेचर जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती, सर्दियों में भी बहुत ज़्यादा ठंडक नहीं होती है। जो गर्मियों और ठंडियों का जो टेम्परेचर है ये ऑलमोस्ट एक जैसा रहता है। और क्योंकि सूरज की सीधे स्ट्रेट रेज सबसे ज़्यादा यहाँ पड़ती है, इस वजह से यहाँ हीटिंग बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा बादल बनते हैं इस एरिया में। और इन बादलों की वजह से जो विंड्स चलती हैं, विंड सिस्टम की वजह से, उसकी वजह से इस एरिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अब क्योंकि सबसे ज़्यादा बारिश होती है इस ट्रॉपिकल एरिया के ज़्यादातर कई हिस्सों में, तो वहाँ पे जितने फॉरेस्ट होते हैं या जंगल होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, बहुत घने फॉरेस्ट पाए जाते हैं इन ट्रॉपिकल इलाकों में, और इस वजह से इन्हें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। और ये जो रेन्स हैं, ये जो बादल बनते हैं बहुत ज़्यादा ट्रॉपिकल एरिया में और बारिश होती है इनकी वजह से, ये पाथ ऑफ सन फॉलो करते हैं इक्वेटर के पास, और आसपास के एरिया से जो हवाएं आती हैं उन्हें कहते हैं डोलड्रम्स, या इनका एक पर्टिकुलर नाम है ITCZ। और अब अगर हम ऐसे इलाकों की बात करें जो ट्रॉपिक्स के बाहर पड़ते हैं, यानी कि बियॉन्ड 33 डिग्रीज वाले एंगल, इसके बाद 33 से यहाँ 66 के आसपास ये वाला जो सर्किल्स हैं इनको कहा जाएगा, ये वाले इलाके जो बियॉन्ड 33 हैं और आर्कटिक से पहले वाले। तो अब इन इलाकों में कैसा होगा टेम्परेचर या कैसा क्लाइमेट होगा, तो क्योंकि जब सूरज गर्मियों के टाइम पे यहाँ तक आ रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर तक, तो ये वाले जो एरिया हैं इनमें गर्मियों के टाइम पे तो अच्छी खासी गर्मी पड़ेगी, लेकिन जब सर्दियां होंगी और सूरज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर आएगा तो यहां से इतना ज्यादा एंगल पे सनलाइट गिरेगी नॉर्थ की तरफ, इतने एंगल पे कि यहां पे गर्मी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी ज्यादा हमारी अर्थ। तो इस वजह से यहां जब सर्दियां पड़ेंगी तो बहुत ज्यादा सर्दियां पड़ेंगी, तो गर्मी होगी तो बहुत ज्यादा गर्मी, सर्दी होगी तो बहुत ज्यादा सर्दी। और यहाँ पे जब अगर ऐसे इलाके हैं जहाँ के आसपास ओशंस हैं, समंदर हैं अगर ऐसे इलाकों के आसपास, तो वो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर देते हैं मौसम को कि गर्मी को थोड़ा सा कम कर देंगे, सर्दी है तो सर्दी को थोड़ा सा कम कर देंगे। और यहाँ पे माउंटेन्स और डेजर्ट्स पाए जाते हैं ज़्यादा। इसके बाद अब ये वाला जो एरिया है, जो आर्कटिक वाला एरिया है और पोलर एरिया जो बियॉन्ड 66 डिग्री पे है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 66 डिग्री पे ये वाला सर्किल। इसके बाद का जो पोलर एरिया ये है, यहाँ पे क्या होता है समर्स में, जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है और यहाँ समर्स में इतना स्लांटेड एंगल पड़ता है कि हमारी अर्थ ज़्यादा इस गर्मी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो समर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होते हैं। लेकिन जब विंटर्स आते हैं तो एक्सट्रीम कोल्ड होता है। समर ज़्यादा गर्म नहीं, विंटर्स में जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर आता है तो नॉर्थ पोल के आसपास का जो एरिया है, यहाँ कितने दिन ऐसे होते हैं जब सूरज दिखाई नहीं देता है, कई कई महीनों तक सूरज नहीं दिखाई देता है। तो इस वजह से यहाँ पे लगातार बर्फ जमी रहती है। और जो पोल्स वाले एरिया हैं, पोल्स वाले एरियाज को कई कई दिन, सर्दियों में कई दिन सूरज दिखाई नहीं देता है और गर्मियों में कंटिन्यूअस सन मिलता है कई कई महीनों तक या कई कई दिनों तक। लेकिन अब क्योंकि ये कंटिन्यूअस सन मिलता है पोलर एरियाज को, तो भी यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती क्योंकि इतने एंगल पे सनलाइट आ रही है
कि हमारी अर्थ उस गर्मी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो अभी तक आपको आइडिया लग चुका है कि सीजन्स या ऋतुएं कैसे बनती हैं। तो ये चीज़ जो अभी तक मैंने बताई आपके इस चैप्टर में नहीं था, ये सब कुछ आपके पिछले चैप्टर्स में था, जो कि मैंने थोड़ा ब्रशअप करा दिया। अब क्योंकि आपको सीजन्स का एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट मालूम है और थोड़ा ब्रशअप हो गया है, तो अब ये जो चीज़ है ये आपको आराम से समझ में आएगी। मेजर सीजन्स इन इंडिया कि हमारे हिंदुस्तान में अलग अलग मौसम कौन से बनते हैं और कैसे बनते हैं। तो हमारे हिंदुस्तान में बेसिकली 4 तरह के सीजन्स हैं और हमारा हिंदुस्तान नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि हमारी अर्थ के नॉर्थ हिस्से में और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे देश के करीब करीब बीचों बीच से होके गुजरता है, करीब करीब। तो अब ये चीज़ हमने ज्योग्राफी के हिसाब से देख लिया। अब स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से सीजन्स बनते हैं। तो साल की शुरुआत जो होती है जनवरी के टाइम पे, उस टाइम सर्दियों का मौसम चलता है हमारे हिंदुस्तान में। तो अब सर्दियों की स्टार्टिंग से बात करते हैं। तो सबसे पहला मौसम जो है वो है कोल्ड वेदर सीजन, या जिसको सर्दियों का मौसम कहते हैं। और इस टाइम पे, सर्दियों के टाइम में, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं कि सन जो है, ओवरहेड सन, सर्दियों के टाइम में ये इक्वेटर के नीचे होता है और 21 दिसंबर वो दिन होता है जब विंटर सॉल्स्टिस होता है, यानी कि सन एग्जैक्टली यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होता है। तो इस टाइम पे मैक्सिमम गर्मी साउथ में जा रही है और सर्दी सबसे ज़्यादा हो रही नॉर्थ में। तो नॉर्थ में सर्दियों का टाइम है। अब यहाँ से शुरू होता है कि दिसंबर से लेके फरवरी तक सर्दियों का टाइम है और दिसंबर से लेके फरवरी तक में ये सन यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पहुँच चुका है और अब वापस जाएगा इक्वेटर तक। तो इस पूरे रास्ते के दौरान ये सर्दियों का टाइम है हमारे इंडिया के लिहाज से बात करी जाए तो। और जैसे जैसे सूरज इक्वेटर की तरफ जाएगा वैसे वैसे नॉर्थ में थोड़ी सी ठंडक कम होती जाएगी और जो दिन है, दिन थोड़ा सा बड़ा होने लग जाएगा रात के मुकाबले। तो ये कहा गया है, when sun rays do not fall directly on the surface, less sunlight and day is shorter than night। तो अब सर्दियों के टाइम में दिसंबर से लेके फरवरी तक के महीने में हमारे हिंदुस्तान में जो सन रेज हैं वो डायरेक्टली फॉल नहीं करते, थोड़े टेढ़े एंगल पे फॉल करती हैं, इस वजह से सर्दी रहती है। और इस टाइम पे थोड़ी कम रोशनी पड़ती है और दिन जो है वो छोटा होता है रात के मुकाबले। और इस वजह से जो टेम्परेचर है, तापमान है हमारे देश का, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और ख़ास तौर पे नॉर्थ इंडिया में, ये जो साउथ इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के इधर जो साउथ वाला हिस्सा है वहाँ फिर भी थोड़ी कम ठंडक पड़ती है। और दूसरी चीज़, यहाँ जो साउथ वाला एरिया है उसके चारों तरफ समंदर है, तो सर्दी थोड़ा सा समंदर की वजह से इक्वलाइज भी हो जाती है। जबकि नॉर्थ वाला हिस्सा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर की तरफ आता है तो यहाँ और कड़ाके की सर्दी होती है और समंदर से दूर है तो इंटेंसिफाइड रहती है ये सर्दी। अब अगला मौसम जो हमारे देश में आता है वो है द हॉट वेदर सीजन, या जिसको कह लीजिए गर्मियों का सीजन। और ये शुरू होता है मार्च से और चलता है मई तक करीब। तो मार्च 21 मार्च वो दिन होता है जब सन इक्वेटर के ऊपर आ जाता है और ये इक्विनॉक्स होता है। इसके बाद 21 मार्च के बाद सन की एंट्री नॉर्थ हेमिस्फीयर में होती है कि इक्वेटर से अब सन इधर चल रहा है। और 21 जून के दिन सन एग्जैक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आ जाएगा। तो मार्च से गर्मी शुरू हो जाएगी, मार्च में इक्वेटर के आसपास होता है, तो मार्च से गर्मी शुरू हो जाएगी, मई तक चलेगी और यहाँ गर्मी बढ़ती जाएगी। अब यहाँ सन रेज जो फॉल कर रही है डायरेक्टली फॉल करेंगे हमारे देश में, टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा और दिन जो है दिन बड़े हो जाएंगे रात के मुकाबले। और क्योंकि अब गर्मी बढ़ रही है तो इसकी वजह से बहुत गर्म और बहुत सूखी हवाएं चलेंगी जिनको लू भी कहा जाता है। और एक खास चीज़, आप ये अगर आपके दिमाग में आए कि जून, यहाँ हमने जून क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जून में एग्जैक्टली सूरज जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होगा तो ये गर्मियों के सीजन में काउंट होना चाहिए। तो हमने जून को क्यों शामिल नहीं किया, उसका रीज़न ये है कि जून की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, सूरज एंटर कर चुका है। मई के महीने में हमारे देश वाले एरिया में
सूरज एंटर कर चुका है। तो हमारा जो देश है वो गर्म होता जा रहा है जैसे जैसे सूरज आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो जून तक आते आते एक नया सीजन आ जाएगा। तो अब जो तीसरा सीजन हमारे देश में होता है उसका नाम है साउथ वेस्ट मॉनसून, या जिसको कह लीजिए बारिश का सीजन होता है। और ये शुरू होता है जून से चलता है सितंबर तक। तो होता ये है कि हमारा जो देश है वो एक पेनिनसुला है, यानी कि वो 3 तरफ से समंदर है हमारे देश में। इधर अरेबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल, इधर इंडियन ओशन। तो अब मई के महीने तक आते आते ओवरहेड सन एंटर कर चुका है हमारे देश में। तो ओवरहेड सन पहले यहाँ होगा, धीमे धीमे ऊपर जाते जाते चढ़ता जाएगा और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर करीब करीब यहाँ बीच से होके जा रहा है। तो जून तक आते आते 21 जून तक आते आते सूरज यहाँ पे आएगा 21 जून के आसपास। तो इससे पहले वाले जो टाइम है सूरज जब यहाँ पे है तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ चुकी होगी हमारे देश में। अब जब इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है किसी ऐसी ज़मीन में जहाँ आसपास समंदर होता है, तो होता ये है कि मान लीजिए कि ये समंदर है और यहाँ पे ज़मीन है। जब यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो जो हवा है इस ज़मीन के ऊपर, क्योंकि अब गर्म हवा बहुत हल्की होती है, वो ऊपर की तरफ बढ़ती है। तो जितनी भी गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ जानी शुरू हो जाएगी और इसकी वजह से यहाँ पे लो प्रेशर जोन बनेगा। अभी लो प्रेशर जोन का एग्जैक्ट जो चीज़ है, वर्किंग है, वो हम आगे के क्लासेस में जानेंगे। यहाँ फिलहाल बस इतना सुन लीजिए, समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ लो प्रेशर होता है यानी कि हवा थोड़ी कम पड़ने लगती है क्योंकि हवा ऊपर चली जाती है। तो समंदर में अब इधर लो प्रेशर हो गया तो इससे तो ज़्यादा ही प्रेशर होगा समंदर में, क्योंकि हवा वहीं की वहीं है। तो समंदर की हवा इस लो प्रेशर जोन की तरफ आती है इस खाली जगह को भरने के लिए। तो इस तरीके से हवाएं चलती हैं हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ। तो हमारे देश में इतनी गर्मी हो जाती है कि यहाँ की जो गर्म हवा है वो ऊपर जाने लगती है और यहाँ पे एक लो प्रेशर जोन बनता है। और लो प्रेशर जोन बनता है तो यहाँ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन से यहाँ इस तरफ काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर जोन होता है। तो यहाँ साउथ वेस्ट वाले एरिया से हवाएं चलती हैं जो हमारे देश की तरफ आती हैं इस लो प्रेशर जोन को कवर करने के लिए। और ये जो हवाएं आती हैं अपने साथ ये मॉइस्चर लेकर आती हैं, और जहाँ जहाँ भी इनको कोई भी पहाड़ मिलते हैं या थोड़ा सा ऊपर नीचे वाली ज़मीन मिलती है या कहीं पे भी हवाएं थोड़ी ठंडी होती हैं, वहाँ पे वो बारिश करने लग जाती हैं। तो जैसे इधर वेस्टर्न घाट्स वाली जो पहाड़ हैं यहाँ पे बारिश होती है, जहाँ जहाँ भी इनको ऐसा कुछ मिलेगा सिस्टम वहाँ बारिश होने लग जाएगी। तो इस तरीके से बारिश का मौसम शुरू हो जाता है जून का महीना आते आते तक। तो यही चीज़ कही गई कि जो तीसरा महीना है वो है रेनी सीजन, जून से शुरू होता है सितंबर तक, यानी कि जून से सितंबर तक के बीच में लगातार ये हवाएं आती रहती हैं साउथ वेस्ट वाले एरिया से हमारे देश की तरफ और अपने साथ बारिश लाती हैं। ये मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मॉनसून रेन्स। और इस एरिया में ऑनसेट यानी कि शुरुआत और एडवांस यानी कि आगे बढ़ना। तो हमारे देश में मॉनसून रेन्स की शुरुआत होती है और ये रेन्स आगे की तरफ बढ़ती हैं। Winds carrying moisture blow from the Arabian Sea and Bay of Bengal towards the mainland and rain falls when they collide with the mountains। तो ऐसी हवाएं चलती हैं जो अपने साथ मॉइस्चर लाती हैं और ये चलती हैं अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से इंडिया के मेन लैंड की तरफ। और जैसे ये कोलाइड करती हैं, टकराती हैं पहाड़ों से, तो रेन फॉल्स होती हैं। और सिर्फ पहाड़ों से टकराने नहीं, और भी छोटे छोटे प्रोसेसेस होते हैं जब बारिश हो जाती है। इसके बाद अब चौथा सीजन आता है द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून और ऑटम। तो ये हवाएं जो साउथ वेस्ट से हमारे मेन लैंड की तरफ चलती हैं, जब अक्टूबर नवंबर का महीना आता है तो ये रिट्रीट करती हैं, यानी कि वापस से आती हैं हमारे मेन लैंड से, वापस ये जाती हैं साउथ वेस्ट ओशन की तरफ। और इस टाइम को कहा जाता है ऑटम का महीना। When winds retreat to the Bay of Bengal and states of Tamil Nadu and Andhra receive rainfall। अब ये विंड्स जब रिट्रीट करती हैं उस टाइम पे भी तमिलनाडु वाले इलाके में, आंध्रा वाले इलाके में ये रेनफॉल लाती हैं। और इस पूरे टाइम को ऑटम कहा जाता है या रिट्रीटिंग मॉनसून कहा जाता है। और ये होता है अक्टूबर नवंबर के टाइम में।
और अक्टूबर नवंबर के टाइम अगर आप देखिए तो 21 अक्टूबर वो दिन है जब सन दोबारा से इक्वेटर पे आता है और अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या नीचे सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जा रहा होता है। तो जैसे ही 21 अक्टूबर के बाद सन नीचे इक्वेटर के नीचे जाना शुरू होता है तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में ठंडक बढ़ने लग जाती है और साउथ हेमिस्फीयर में गर्मी बढ़ने लग जाती है। तो अब अक्टूबर नवंबर के बाद दोबारा से हमारे नॉर्थ हेमिस्फीयर में या हमारे नॉर्थ हेमिस्फीयर में जहां हिंदुस्तान है वहां फिर से सर्दियों का टाइम आ जाएगा। और ये जितने भी अलग अलग तरह के मौसम होते हैं ये डिटरमाइन करते हैं कि हम कौन से कपड़े पहनेंगे। सर्दियों के टाइम में हम बहुत गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्मियों के टाइम में बहुत हल्के कपड़े पहनते हैं। हमारे फूड हैबिट्स क्या होंगे, सर्दियों के टाइम पे हम कुछ गर्म खाना पीना पसंद करते हैं और ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनमें फैट होता है या ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सर्दी में हमारी बॉडी को सस्टेन कर सकें। और गर्मियों में हम थोड़ा हल्का खाना खाना चाहिए आमतौर पे और थोड़े ठंडे खाना पसंद करते हैं। तो हमारे क्लोथिंग और फूड हैबिट्स को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करते हैं ये सीजन्स। और एक फैक्ट आपके बुक में दिया है, वो चीज़ बता दे रहा हूँ कि जो बारिश है, बारिश के अलग अलग नाम हैं, अलग अलग भाषाओं में वो बताया है। हिंदी में बारिश को वर्षा कहते हैं, मराठी में पौष कहते हैं, उर्दू में भी बारिश कहते हैं, बंगाली में बोरशा कहते हैं। तो अब हमारा अगला टॉपिक है क्लाइमेट यानी कि जलवायु। तो किसी भी जगह का क्लाइमेट क्या होता है, इसका ये मतलब है कि उस जगह में गर्मी पड़ती है तो आमतौर पे कितनी गर्मी पड़ती है, सर्दी पड़ती है तो आमतौर पे कितनी सर्दी पड़ती है, बारिश होती है तो आमतौर पे कितनी बारिश होती है, अगर बर्फ़ पड़ती है तो बर्फ़ कितनी पड़ती है, और वहाँ अगर नेचुरल कैलेमिटीज़ आती हैं तो आमतौर पे कितनी आती हैं। तो किसी भी जगह का क्लाइमेट जब आप जानेंगे तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि उस जगह में आम तौर पे किसी भी दिन किसी भी साल में मौसम कैसा रहता होगा। तो अब क्लाइमेट का मतलब ये है कि जो एवरेज वेदर कंडीशंस हैं किसी भी जगह की, और ये एवरेज वेदर कंडीशंस कैसी रही हैं एक बहुत लंबे टाइम तक, इस चीज़ को कहा जाता है क्लाइमेट। अब जैसे कि मान लीजिए क्लाइमेट का एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि किस तरीके से यूज़फुल होता है। हो सकता है कि कोई ऐसी जगह हो, उस जगह का क्लाइमेट ऐसा है कि गर्मियों में वहाँ का टेम्परेचर 25 डिग्री से लेके 35 डिग्री तक रहता है। सर्दियों में वहाँ का टेम्परेचर -5 डिग्री से लेके 10 डिग्री तक रहता है। वहाँ बारिश होती है तो साल में 2 महीने बारिश होती है और टोटल बारिश 100 सेंटीमीटर होती है। और वहाँ बर्फ भी पड़ती है 2 महीने, और वो भी दिसंबर और जनवरी के टाइम पे। और जब बर्फ पड़ती है तो मैक्सिमम 20 इंच बर्फ पड़ती है। तो ये चीज़ इस पूरे डेटा को मिला के ये जो चीज़ बनी, इसे कहते हैं उस जगह का क्लाइमेट। कि आपको ये सब चीज़ें सुन के अंदाज़ा लग जाएगा कि उस जगह में आप कभी भी जाएंगे तो गर्मियों में आमतौर पे कितनी गर्मी होगी, सर्दियों में आमतौर पे कितनी सर्दी होगी। और ये आइडिया कैसे लगता है, जब करीब करीब 30 साल का डेटा कि 30 सालों के दौरान वहाँ कितनी गर्मी पड़ सकती है या कितनी सर्दी पड़ सकती है, इस डेटा को जब कंपाइल किया जाता है तो जाके किसी जगह का क्लाइमेट आप कह सकते हैं कि पता चल गया हमें। Climate of a place depends upon the location, altitude, distance from the sea, pressure and wind system and relief। तो किसी भी जगह का क्लाइमेट कैसा होगा, अब ये मौसम के जैसा नहीं, मौसम हर दिन के हिसाब से बदल सकता है। क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट बहुत एक लंबे टाइम का डेटा होता है। तो क्लाइमेट आहिस्ते आहिस्ते बदलता है। तो जैसे हम कहते हैं हमारी अर्थ का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि अचानक से एक दिन ऐसा आएगा कि बहुत गर्मी होने लग जाएगी और वो हमेशा गर्मी रहेगी, ऐसा नहीं है। वो क्लाइमेट है, वो आहिस्ते आहिस्ते चेंज होगा। किसी भी जगह का क्लाइमेट कैसा है ये डिपेंड कई सारे फैक्टर्स पे करता है कि उसकी लोकेशन क्या है। लोकेशन से क्या मतलब, तो ये जैसे हमारी अर्थ है तो ये चीज़ हम देख चुके हैं कि जैसे जैसे आप इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे ठंडक बढ़ती जाएगी। ये ट्रॉपिकल इलाके जो हैं यहाँ का क्लाइमेट थोड़ा अलग होता है। ट्रॉपिकल से लेके ये जो सब पोलर एरिया है ये इसका क्लाइमेट थोड़ा अलग होता है, पोलर एरियाज का क्लाइमेट अलग होता है। तो वो जगह हमारी अर्थ में एग्जैक्टली कहाँ पे है
उस जगह का ऑल्टीट्यूड कितना है, यानी कि ऊंचाई कितनी है, जो समुद्री तट है उससे कितनी ऊंचाई है सी लेवल से। और वैसे भी जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते जाएंगे वहां ठंडक बढ़ती जाएगी। इसके बाद उस जगह का डिस्टेंस कितना है समंदर से, इस पे भी डिपेंड करता है कि क्लाइमेट कैसा है। समंदर के पास जो जगहें होती हैं वहां समंदर थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर देता है मौसम को, और समंदर से जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे क्लाइमेट की एक्सट्रीमिटी बढ़ती जाएगी, यानी कि गर्मी है तो बहुत ज्यादा गर्मी, सर्दी है तो बहुत ज्यादा सर्दी। इसके बाद प्रेशर सिस्टम कैसा है, विंड सिस्टम कैसा है, वहां के रिलीफ फीचर्स कैसे हैं। रिलीफ फीचर्स यानी कि किसी भी जगह में, किसी भी लैंडस्केप में ऊंची जगह कितनी ऊंची है और जो गहराई वाली जगह है वो कितनी गहरी है। तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि किसी भी जगह का क्लाइमेट कैसा हो सकता है। तो अब अगर हमारे देश की बात करी जाए, क्लाइमेट ऑफ इंडिया की बात करी जाए, तो हमारे देश में इतने सारे वेरिएशंस हैं। इसी वजह से हमारे देश में रीजनल डिफरेंसेस बहुत पाए जाते हैं। अगर आप मौसम या क्लाइमेट की बात करें तो जैसलमेर एंड बीकानेर इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान आर वेरी हॉट। इट माइट नॉट रेन एट ऑल इन अ पर्टिकुलर ईयर। मौसिनराम इन मेघालय रिसीव्स द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल। तो हमारे हिंदुस्तान में एक तरफ जैसलमेर और बीकानेर ऐसी जगहें हैं, ये राजस्थान में है, जो जगहें बहुत ज्यादा गर्म हैं और जहां ऐसे भी साल हो सकते हैं जहां पे बिल्कुल भी बारिश ना हो। इट माइट नॉट रेन एट ऑल इन अ पर्टिकुलर ईयर। किसी किसी साल क्या पता बिल्कुल बारिश ना हो। और हमारे देश में ऐसी भी जगहें हैं, जैसे मौसिनराम एक जगह है मेघालय में, यहां दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। और मेघालय, मेघ यानी कि बादल, आलय यानी कि घर, तो बादलों का घर इस जगह का नाम ही पड़ा है इस वजह से क्योंकि यहाँ बारिश इतनी होती है। Dras and Kargil in Jammu and Kashmir are freezing cold due to great altitude. Coastal plains like Mumbai and Kolkata experience moderate climate, neither too hot, neither too cold, but these places are very humid. तो एक तरफ द्रास और कारगिल ऐसी जगहें हैं जो जम्मू कश्मीर में है, अब क्योंकि ये इतनी ज़्यादा ऊंचाई पे हैं कि यहाँ फ्रीजिंग कोल्ड पड़ती है, यानी कि सर्दी तो होती है लेकिन बहुत ज़्यादा सर्दी। अब इस वजह से क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑल्टीट्यूड या ऊंचाई में है। और दूसरी तरफ हमारे ही देश में ऐसे कोस्टल प्लेसेस हैं, यानी कि समुद्री जो इलाके हैं समंदर के किनारे, जैसे कि बॉम्बे या मुंबई, इसके बाद कोलकाता, ऐसे जो शहर हैं वहाँ बहुत मॉडरेट क्लाइमेट होता है, यानी कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं, सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडक भी नहीं। हाँ, लेकिन क्योंकि अब ये समंदर के पास होते हैं इस वजह से यहाँ ह्यूमिडिटी या उमस बहुत ज़्यादा होती है। अब हमारा अगला मुद्दा है इंडियाज क्लाइमेट। इंडियाज क्लाइमेट इज डिस्क्राइब्ड एज मॉनसून टाइप। Due to India's tropical location, most of the rains are brought by monsoon winds. The word monsoon comes from the Arabic word मौसम, which means seasons. तो हमारे देश का क्लाइमेट अगर उसे डिस्क्राइब किया जाए तो कहा जाएगा मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। और हमारे देश की जो ट्रॉपिकल लोकेशन है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे देश के करीब करीब बीचों बीच से होके जाता है, तो हमारा जो साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ वाला हिस्सा है वो सब ट्रॉपिकल एरिया में आता है। तो यहाँ पे जितनी भी बारिश होती है ये बारिश मॉनसून विंड्स की वजह से होती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वजह से हमारे क्लाइमेट को मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कहा जाता है, यानी कि यहाँ की बारिशें मॉनसून की वजह से आती हैं। और ये जो शब्द है मॉनसून, ये शब्द आता है मौसम से। मौसम यानी कि सीजन। तो अब क्योंकि एक पर्टिकुलर सीजन में बारिश का मौसम आता है, वो हवाएं चलती हैं उस सीजन में, उन हवाओं की वजह से बारिश होती है और वो हवाएं फिर वापस चली जाती हैं। उसके बाद फिर बारिश एज सच मौसम मतलब ये ऋतु या सीजन के तौर पे नहीं होती है। तो इस वजह से जो बारिश का मौसम है ये सीजनल है, मौसम के मुताबिक आता है। तो यहां से वर्ड आया मॉनसून। तो अब हम देखते हैं कि ये जो मॉनसून रेन्स हैं इनका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे देश में। Agriculture in India is dependent on rains. Good monsoons mean adequate rain and bountiful crop. तो हमारे देश में जितनी भी खेती किसानी या एग्रीकल्चर होता है ये डिपेंड करता है बारिशों पे, कि कब बारिश होती है, कब फसल उग पाती है सही से। तो इस वजह से जब गुड मॉनसून्स होते हैं, यानी कि सही तरीके से सही टाइम पे और जितना पानी चाहिए उतनी बारिश हो जाए। दो फैक्टर हैं, बारिश हो लेकिन देर से हो तब भी कोई फायदा नहीं, बारिश हो बहुत जल्दी हो जाए तब भी कोई फायदा नहीं।
सही टाइम पे और सही क्वांटिटी में। तो गुड मॉनसून का मतलब जब सही टाइम पे सही तरीके से बारिश हो, एडिक्वेट रेन्स हो, तो फिर बाउंटीफुल क्रॉप होती है। बाउंटीफुल यानी कि बहुत ज़्यादा तादाद में, तो बहुत अच्छी फसल होती है। तो उस फसल का फ़ायदा मिलता है, किसानों को मिलता है, और वो अच्छी फसल जब होगी तो मार्केट में जाएगी और वो इकोनॉमी, पूरे देश की इकोनॉमी को बूस्ट करेगी। अब द लेवल ऑफ वाटर इन वेल्स इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। हमारे देश में जो हमारे देश का ये हर जगह पे जो लेवल ऑफ वाटर है, जो ग्राउंड वाटर लेवल, बहुत डिपेंड करता है कि बारिश कितनी होती है। और ख़ास तौर पे जहाँ जहाँ कुओं से पानी निकाला जाता है, तो कुओं में पानी कितना रह पाता है, कुएं सूखते हैं कि चल रहे हैं, ये डिपेंड करता है इन मॉनसून्स पे। द लेंथ ऑफ समर सीजन इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन मॉनसून अकरेंस। अब ये लेंथ ऑफ समर सीजन, ये चीज़ हम देख चुके हैं। समर्स मार्च से लेके मई तक थे, और जून भी समर में आना था, लेकिन जून को हमने रेनी सीजन में गिना। तो ये मॉनसून डिसाइड करते हैं लेंथ ऑफ समर कितना होगा। अगर बारिश नहीं होती है जून के महीने में, बारिश शुरू होती है जुलाई के महीने में अगर, तो भी जून का महीना आप भले उसे माने चाहे ना माने, वो गर्मियों में ही आएगा, गर्मियों में ही काउंट होगा, क्योंकि बारिश हुई नहीं। कहने की बात है रेनी सीजन शुरू हो गया, बारिश जब से शुरू होगी तभी रेनी सीजन है। तो लेंथ ऑफ समर, गर्मियों के ड्यूरेशन कितना होगा, ये डिपेंड करता है मॉनसून पे। और बारिश अगर देर से होती है तो उससे सूखा पड़ने लगता है, फसल बर्बाद होती है। लाइव्स ऑफ फार्मर्स एंड पुअर, प्राइसेस ऑफ गुड्स, इकोनॉमी, एजुकेशन, ये वाला पॉइंट आपकी बुक में नहीं दिया है, लेकिन अब क्योंकि ये टॉपिक चल रहा है तो बस सुन लीजिए यूं ही, क्योंकि बहुत ज़रूरी पॉइंट है। तो किसानों की जिंदगियां, अगर सही तरीके से बारिश नहीं होती है, फसल बर्बाद हो जाती है, तो ना जाने हजारों किसान ऐसे हैं जो आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि कर्जा लेकर खेती किसानी करी है, फसल नहीं हुई या फसल की कीमत नहीं मिली, तो कर्जा देने वाला माफ नहीं करता है। कर्जा आपको चुकाना है, भले किसी और से कर्जा लेकर चुकाओ, तो हजारों किसान मजबूर हो जाते हैं आत्महत्या करने को। तो ऐसे हजारों लाखों किसानों की जिंदगियां, इन गरीबों की जिंदगियां। इसके बाद अब अगर बारिश सही तरीके से नहीं हुई, फसल थोड़ी खराब हो गई, तो इसका इफेक्ट पड़ता है प्राइसेस ऑफ गुड्स पे, हर चीज की कीमतों पे। और इससे फिर से ये जो गरीब लोग हैं सबसे ज्यादा इन पे इफेक्ट आता है। देश की इकोनॉमी, हमारे देश की 60 से 70% आबादी खेती किसानी करती है। हमारे देश की इकोनॉमी अग्रेरियन इकोनॉमी है, खास तौर पे देखा जाए तो इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ता है, और इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ता है देश में। तो ये चीज़ फिर रिफ्लेक्ट होता है कि हमारे देश की सरकार कितना पैसा एजुकेशन में देगी, कितना पैसा हेल्थ में देगी। तो इस चीज़ का असर हर जगह रिफ्लेक्ट होगा। कहने की बात होती है इकोनॉमी डाउन, तो हर चीज़ पे डाउन होती चली जाती है। इसी वजह से एक्सेट्रा मैंने लगा दिया है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें मॉनसून्स पे डिपेंड करती हैं। ये चीज़ आप एग्जाम्स मत लिखिएगा, लेकिन दिमाग में होना चाहिए।